एवरीवन, मैं सपना आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी। ये अभी हमारी बहुत अच्छी शुरुआत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए अच्छे कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगा और मैं क्या और नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। तो मैंने सबसे पहले जो अपना एक स्टार्ट किया है वो किया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके टॉपिक्स हम ले रहे हैं वन बाय वन। तो मैंने लास्ट जो अपनी एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स का एक ब्रीफ भी नहीं, मतलब अच्छे से एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने उसका, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो है हमारे 12 से लेकर 35 तक, यानी कि 12 to 35 तक। तो 12 to 35 में जो हमारे पास मेन फंडामेंटल राइट्स थे वो मैंने आपको बताया था कि 14 to 18 तक हमारा जो है 14 से लेकर 18 तक हमारे पास समानता का अधिकार था। आर्टिकल 19 से लेकर के 19, 20, 21, 22, 22 तक हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार था। आर्टिकल 23 से और 24 दो आर्टिकल हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था। फिर हमारा आर्टिकल 25 to 28 हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था और हमारा 29 और 30 है संवैधानिक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और 31 हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, अब वो केवल कानूनी अधिकार रह गया है। और आर्टिकल 32 जो हमारा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करवा के अगर हमारे किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम रिट जारी करवा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब डिस्कशन हमने अपनी पुरानी वीडियो में किया था, जो आप जाकर देख सकते हैं और आपको अच्छी नॉलेज, एक ग्रैंड नॉलेज आपको उससे मिल जाएगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उसी का एक पार्ट, यानी कि समानता का अधिकार में भी समानता के अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18, 14 to 18 तक था, उसमें हम केवल आज हम जो करेंगे सिर्फ वो आर्टिकल 14 करेंगे। आर्टिकल 14 अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 14 में हम दो चीजों की बात करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आर्टिकल 14 जो है दो चीजों की बात करता है। क्या? एक तो बात करता है कानून के समक्ष समानता की, कानून के समक्ष समानता की, और दूसरी बात करता है वो कानून के समान संरक्षण की, कानून के समान संरक्षण। तो वैसे तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें काफी कुछ इसके बारे में आपको बताया है कि कानून के समक्ष समानता कैसे, कि विधि सबसे ऊपर है, विधि के समक्ष सब समान है, ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो आज मैंने क्यों वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आज हम इसको थोड़ा एक्सपेंड वे में पढ़ेंगे। प्लस क्योंकि आप लॉ के एग्जाम देने वाले हो या कहीं से भी किसी भी तरह से किसी भी पेपर, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपको केसेस बताने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप केसेस ज्यादा से ज्यादा बताएंगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आज मैं केसेस के साथ यह टॉपिक लेकर आपके लिए आई हूँ। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन इनके बारे में करेंगे, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। प्लस ये हमारा आर्टिकल 14 है और 14A बात करता है हमारा कानून के समक्ष समानता की, और 14B हमारा बात करता है कानून के समान संरक्षण की। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने जो चीजें पहले ही बताई थी उसी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, प्लस केसेस के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो समानता का अधिकार है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में बताया गया है। और क्या बताया था मैंने कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होगा, सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग सब कर सकते हैं। तो मतलब ये सब चीजें हमने पहले डिस्कशन कर ली है। अब पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा आर्टिकल 14 है, ये कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात जो है वो किसने की सबसे पहले, तो ये बात की एवी डाइसी अपनी पुस्तक जो इंग्लैंड का संविधान में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत, इन्होंने एवी डाइसी ने बताया था। ठीक है, तो जो ये कानून के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है ये हमारा अनुच्छेद 14 के अंदर जो दिया गया है, दोनों को दिया गया है। दोनों मतलब ये हमारे भारतीय नागरिकों को भी दिया गया और विदेशियों को भी दिया गया, क्योंकि आपको पता है मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार तो भारतीय नागरिकों के लिए है, स्पेशली उन्हीं के लिए हैं, पर कुछ अधिकार दोनों के लिए हैं, नागरिकों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी। तो हम जो ये कानून के समक्ष समानता की बात कर रहे हैं ये हमारे भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए दिया गया है। तो अब इसमें मेजर जो बातें हैं, जो पॉइंट्स, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए ताकि जब आप ये पॉइंट्स पेपर में लिखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त
ले पाएंगे। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स बेसिकली इसमें मेंशन करने होंगे, वो होगा कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं होगा, और सबसे ऊपर कौन होगा, कानून होगा, यानी कि विधि होगी, सबसे ऊपर विधि होगी, और विधि से ऊपर कोई भी नहीं होगा, और कानून के सामने सभी बराबर होंगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, कोई किसी प्रकार की छुआछूत आदि किसी भी आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमें भारतीय संविधान की अगर हम प्रस्तावना को भी देखें तो प्रस्तावना में भी दो बातें कही गई हैं। पहली बात कहता है कि प्रतिष्ठा और अवसरों के समानता की बात करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता की बात करता है। और दूसरा, पहला तो उसने प्रस्तावना में समानता की बात की, प्रतिष्ठा और अवसरों की, दूसरा समानता की बात इसी आर्टिकल 14(1) और 14(2) में की, जहां पर दोनों प्रकार की समानता की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो कानून के समक्ष समानता है ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक है, सबको समान अधिकार दे रहा है। पर ये वाला जो है कानून के समान संरक्षण, ये कैसा है, ये नकारात्मक अधिकार है। नकारात्मक कैसे है, क्योंकि ये राज्य को कह रहा है कि आप समान के साथ तो समान व्यवहार करो, पर असमान के साथ आप असमान व्यवहार करो। तो ये वाला हमारा जो अधिकार है वो सकारात्मक है, और ये वाला जो अधिकार है वो नकारात्मक है। अब कैसे इसको आगे हम और देखते हैं। तो पहले हम इसी की बात करते हैं कि कानून के समक्ष समानता, पहले तो हमने बताया कि भारतीयों को, मतलब भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को, दोनों को दी गया है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, विधि के समक्ष सभी समान होंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे कि हम बता सकते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यपाल होते हैं, उनके साथ उनको ये अधिकार, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए हैं उनकी पोस्ट की वजह से, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जैसे कि कोई भी राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे पद पर जो होते हैं उन पर इस प्रकार की कोई कार्यवाही या गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा दूसरा। हम पढ़ रहे हैं कानून के समान संरक्षण की बात करते हैं। तो जो आर्टिकल 14 है ये हमने जो लिया है अमेरिका के संविधान यूएसए से लिया है। यूएसए के 14 संशोधन में दिया गया है, और सकारात्मक टर्म है ये कह रहा है समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समान ही व्यवहार किया जाए, और समान ही लोगों के साथ समान ही अधिकार उनको दिए जाए। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर इनकम टैक्स की हम बात करें तो जितना समान सैलरी प्राप्त कर रहे हैं लोग, उनके साथ एक समान ही टैक्स लगाया जाता है। तो इस प्रकार से समान, जिनका वेतन समान होगा उनकी सेम टैक्स लगेगा, और जिनका कम वेतन होगा उनके साथ कम टैक्स लगेगा, जिनका ज्यादा वेतन होगा उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी एक बच्चे का जुर्म करने की सजा और एक बड़े के जुर्म करने की सजा भी डिफरेंस होती है, अलग अलग होती है, वो भी एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पर हम एक वर्ड को जरूर मेंशन करेंगे, वो है युक्ति युक्त वर्गीकरण। यानी कि अगर आप भेदभाव कर रहे हो, मान लो आप भेदभाव कर रहे हो, समान के साथ समान व्यवहार कर रहे हो, असमान के साथ असमान व्यवहार कर रहे हो, तो ये जो भेदभाव कर रहे हो वो युक्ति युक्त होना चाहिए, यानी कि रीजनेबल होना चाहिए। तो भेदभाव अगर कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखो कुछ चीजें जो पढ़ी वो यही थी। आर्टिकल 14 में कानून सबसे ऊपर है, कानून के सामने सभी समान हैं, समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये चीजें हमने इसमें पढ़ी, ठीक है। अब कह रहे हैं आप युक्ति युक्त वर्गीकरण करोगे कैसे। अब युक्ति युक्त वर्गीकरण करने के लिए हमने ये बात कही कि आप कानून के समान संरक्षण दो और युक्ति युक्त वर्गीकरण करो, रीजनेबल उनके साथ क्लासिफिकेशन करो। तो कैसे करेंगे आप, तार्किक वर्गीकरण करेंगे कैसे। वो कह रहा है कि सभी लोगों को, पहले सभी लोगों में कौन से लोग एक समान है उनको ढूंढा जाए, जो लोग एक समान है उनको ढूंढा जाए, फिर उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाए। जैसे हम टैक्स की बात कर रहे थे कि स्लैब बनाई जाती है कि भाई 10 लाख तक के लोगों के वेतन के ऊपर इतना टैक्स लगेगा, 10 लाख से जो ज्यादा कमाते हैं उनके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार से समान लोगों को ढूंढा जाए, फिर उनके साथ उसी प्रकार से समान व्यवहार किया जाए। तो इस प्रकार से हमें देखना होगा कि व्यक्तियों की प्रकृति, योग्यता, उनकी परिस्थितियां, उनकी जरूरतें समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से समान तरह के लोगों को ढूंढा जाए और उस प्रकार से वर्गीकरण उनका किया जाए। जब उचित वर्गीकरण किया जाएगा तो उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार भी, उनके साथ उसी प्रकार के लॉ भी बनाए जाएंगे। तो अब हम थोड़े केसेस देखते हैं इसमें। हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण केस लॉ में जो है, सबसे महत्वपूर्ण केस है मेनका गांधी और केंद्र सरकार का 1978 का केस है। मेनका गांधी जो थी उनका जो है पासपोर्ट बिना उन्हें बताए जब्त कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया, जिसके कारण इसको ट्रायंगल केस, मतलब ट्रायंगल भी केस कहा जाता है। कैसे, ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 हमारे जो मौलिक अधिकार, तीनों मौलिक अधिकार है 14, 19 एंड 21 तीनों के विरुद्ध में है। ये आर्टिकल, ये ट्रायंगल आर्टिकल माना गया है
तीनों में विरुद्ध है, यानी कि उनके साथ भेदभाव किया गया। लोगों को विदेश जाने का अधिकार है, ये उनका मौलिक अधिकार है, उनको मेनका गांधी को बिना बताए रोका गया, तो ये उनका समानता के अधिकार के विरोध में है, स्वतंत्रता के अधिकार के विरोध में है, और उनके घूमने फिरने की स्वतंत्रता के अधिकार के विरोध में है। तो इस प्रकार से ये तीनों अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला केस मेनका गांधी और केंद्र सरकार का आ जाएगा। दूसरा एक केस है एयर इंडिया और नरगेश मिर्जा का 1981 का। इस केस में एयर इंडिया ने क्या रूल्स बनाए हुए थे कि जो भी महिला 35 ईयर्स की हो जाएगी या फिर जो महिला गर्भवती हो जाएगी उसके बाद उसको उसके पद से हटा देंगे, जो वहां पे कार्य कर रही है, उसके बाद वो वहां पे काम नहीं कर पाएगी। तो इसे जो है समानता के इस अधिकार का उल्लंघन करने वाला जो है नियम बताया गया, और जो कोर्ट ने इसको भेदभाव बताया और कहा ऐसी औरतों को नौकरियों से हटा देना साफ साफ उनके साथ भेदभाव है, क्योंकि ऐसा वे पुरुषों के साथ नहीं करते हैं। तो इसको भेदभावपूर्ण बताया गया। तो इस समानता के अधिकार का हमारा केस हुआ एयर इंडिया और नरगेश मिर्जा का। तीसरा हमारा आता है मित्थु बनाम पंजाब सरकार का केस 1983 का। इसमें जो है सेक्शन जो हमारा पहले आईपीसी चलती थी सेक्शन, अब तो हम बीएनएस ले रहे हैं, तो आईपीसी 303 को चैलेंज किया गया है और इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो जेल के अंदर है अगर वो किसी का मर्डर करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है, पर अगर कोई व्यक्ति जेल से बाहर है और वो किसी का मर्डर कर देता है तो ऐसे में उसको आजीवन कारावास दिया जाता है। तो इसको भेदभावपूर्ण बताया गया, कोर्ट ने ऐसा भेदभावपूर्ण इसको माना और ये आर्टिकल 14 के विरोध में था, तो इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेक्शन 303 की। इसको चैलेंज किया गया था इसके अंदर। तो अब हमने अभी आज का हमने 1 to 3rd केस अभी किया था, अब हम 4th केस करते हैं, वो है शायरा बानो और केंद्र सरकार का 2017 का मामला। इसमें 3 तलाक के विरोध में ये आया था, जिसमें मुस्लिम हस्बैंड क्या करता है 3 तलाक बोलकर किसी भी महिला को एक बार में तलाक दे देता है। इसे भी आर्टिकल 14 का विरोध बताया गया और कहा गया कि ये महिलाओं की समानता के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। नेक्स्ट हमारा जो केस आएगा, अब हम 5th केस कर रहे हैं सबरीमाला केस या फिर हम इसको कहते हैं इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल सरकार केस। इसमें क्या था कि बहुत पुरानी 800 साल पुरानी मान्यता थी। इस मंदिर के अंदर भगवान अयप्पा की पूजा की जाती थी और ऐसा माना जाता था कि अयप्पा की पूजा की जाती थी और यहाँ पर 10 साल से 50 साल की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश निषेध था। वो इस वजह से कि जो महिलाएं जो उनके जो मासिक धर्म की वजह से उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, ऐसा माना जाता था। ऐसे में उनके प्रवेश कर लेने से भगवान जो अपनी शक्तियां खो रहे हैं, ऐसा माना जाता था। तो इसको भी समानता के अधिकार का विरुद्ध बताया गया कि महिलाओं को ही प्रवेश से क्यों वर्जित किया गया, पुरुषों को नहीं किया गया। तो इसको भी जो है समानता के अधिकार का विरोधी कोर्ट ने माना। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो नवतेज सिंह जौहर और केंद्र सरकार का केस है। नवतेज सिंह जौहर और केंद्र सरकार आईपीसी का सेक्शन 377 जिसके अंदर समलैंगिकता यानी कि सेम सेक्स के संबंधों को गैर कानूनी माना गया था। नवतेज सिंह जौहर और केंद्र सरकार के केस के अंदर इनके साथ समानता के अधिकार का हनन बताया गया और इसको अब जो 377 है उसको जो है अब हटा दिया गया है। अब ये क्योंकि ये सेक्शन 14 का हनन करता था इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने कम से कम 5-6 केसेस कर लिए हैं समानता के अधिकार के ऊपर। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा और इस तरह से अगर आप मेरे नोट्स को लिख कर और उसको समझ कर आप अच्छे से आंसर देंगे, पेपर में लिख कर आएंगे और कम से कम 4-5 केसेस लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और जो भी अगर आपको कुछ कमेंट करने हो या कुछ भी मुझे फीडबैक देना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।